प्रिय साथियों, इस ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के माध्यम से हम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी कि डॉक्टर्स, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, स्टाफ नर्स, आशा, ANM, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय आदि के साथ जेंडर आधारित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जेंडर की वजह से उत्पन्न चुनौतियों और इन चुनौतियों की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को समझ सकेंगे। साथ ही वे जानेंगे कि कैसे उनके योगदान से स्वास्थ्य इकाई, छाया VHND या आंगनवाड़ी केंद्र जैसे सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त बनाया जा सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले इस मॉड्यूल की विषय सूची को जानते हैं। ये मॉड्यूल 4 अध्यायों में बंटा हुआ है। अध्याय 1, जेंडर आधारित मुद्दों को समझने की आवश्यकता। इस अध्याय में हम जेंडर आधारित भूमिकाओं और अपेक्षाओं को समझेंगे और साथ ही इन अपेक्षाओं और निर्धारित भूमिकाओं का महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ने वाले असर को समझेंगे। अध्याय 2, लिंग और जेंडर की अवधारणा को समझना। इस अध्याय के तहत हम लिंग एवं जेंडर में अंतर एवं सामाजिक रूढ़ियां जो लिंग आधारित भेदभाव को उत्पन्न करती और बढ़ावा देती हैं, उनको जानेंगे और उन सामाजिक रूढ़ियों की वजह से हमारे व्यवहार पर जो असर पड़ता है उस पर भी चर्चा करेंगे। अध्याय 3, लिंग आधारित भेदभाव के चलते महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में आने वाली दिक्कतें या चुनौतियां, जिसके तहत हम ये समझेंगे कि कैसे एक महिला के परिवार की सामाजिक स्थिति उसके साथ होने वाले लिंग आधारित भेदभाव की गंभीरता को निर्धारित करती है। अध्याय 4, जेंडर आधारित रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का व्यवहार। इसके अंतर्गत हम जेंडर, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता का व्यवहार और महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच के पारस्परिक संबंध को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वे कौन से 5 व्यवहार हैं जिनको अपनाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य इकाई, छाया VHND आदि सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रथम अध्याय पर चर्चा शुरू करने से पहले हम इस मॉड्यूल के उद्देश्य को समझेंगे। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जेंडर के मुद्दों पर समझ विकसित करना। ये मुद्दे हैं जेंडर आधारित भूमिकाएं और अपेक्षाएं, लिंग एवं जेंडर की अवधारणा तथा सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं की वजह से होने वाला लिंग आधारित भेदभाव, जेंडर आधारित चुनौतियां जो महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती हैं, स्वास्थ्य इकाई, छाया VHND आदि सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म्स को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करने में सेवा प्रदाताओं की भूमिका। उद्देश्य को समझने के बाद अब हम हर एक अध्याय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हर अध्याय की शुरुआत एक फिल्म से होगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हर फिल्म को ध्यान से देखेंगे ताकि फिल्म खत्म होने के बाद हम जेंडर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सकें। तो शुरू करते हैं प्रथम अध्याय, और इस अध्याय में जेंडर आधारित भूमिकाओं और अपेक्षाओं को समझने के लिए देखते हैं एक फिल्म, हम सब एक हैं। अरे चाय मिलेगी कि नहीं? बस ला रही हूँ। कितना टाइम लगा दिया एक कप चाय लाने में? मोनू के लिए नाश्ता बना रही थी, स्कूल के लिए। मोनू, जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। सुनो, आज तुम मोनू को स्कूल छोड़ देना, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। मुझे भी 8 बजे अस्पताल पहुंचना है। आजकल रोज डिलीवरी के केस आ जा रहे हैं। रोज का तुम्हारा वही रोना।
अरे 12-12 घंटे अस्पताल में ही तो रहती हो, एक दिन थोड़ा देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा सुनो, आज दोपहर के लिए लौकी की सूखी सब्जी जरूर बना देना। रोज रोज आलू खाकर मन उब गया है। मोनू लौकी नहीं खाता है तो भिंडी काट के रखी हुई है। लौकी ही बना देना, और सबको सब सब्जी खानी चाहिए। आज फिर डॉक्टर साहब चिल्लाएंगे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। सिस्टर जल्दी अंदर जाइए, अभी अभी एक महिला आई है प्रसव के लिए। लगता है तुरंत डिलीवरी हो जाएगी। हाँ हाँ जाती हूँ। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, हमेशा आखिरी वक्त पर आते हैं। एएनएम दीदी आई? हाँ हाँ वो आ गई हैं। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? पहली बार थोड़ी बच्चा पैदा कर रही है। अरे इसकी खुद की हालत तो देखो, तीसरा बच्चा है ये। खुद पे कोई कंट्रोल है कि नहीं? ये लो। देखो दोनों की हालत कितने कमजोर हैं। 15-16 ग्राम से ज्यादा का बच्चा नहीं है। दीदी बेटा है या बेटी? बेटी हुई है। हालत देखो इसकी, कितना कम वजन है। ना तुम्हारे शरीर में जान है ना इसके शरीर में। 9 महीने किया क्या? माँ जी आप बाहर बैठिए, मैं सारी जांचें करवा के आती हूँ। ठीक है बहू, 2 बेटियों के बाद फिर से गर्भवती हुई हो, अब की तो बेटा ही होगा। सारी जांच अच्छे से करा लेना, हाँ? ठीक है जी। अरे सरिता, आओ आओ बैठो। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, 10 बार बुलाने पर तो तुम आती हो। दीदी यहाँ ना क्या अपने हाथ में होता है, गांव से बाहर तो हमारा घर है और सुबह खेत पे भी जाना पड़ता है काम से, और घर का काम अलग। लाइन में लग जाओ, तुम्हारा वजन ले लेते हैं। रूपा जी आई। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 22 साल। दूसरा बच्चा है? नहीं 2 बच्चे हैं। इतनी कम उम्र में तीसरी बार माँ बन रही हो? क्या करें, माँ बाप ने 17 साल में ब्याह कर दिया था, क्योंकि हम 4 बहनें थी। ये तो बहुत छोटा है। जी 7 महीने का है। इतनी जल्दी तुम फिर से गर्भवती हो गई? हे भगवान, मेरे भी तो 2 बच्चे हैं। एएनएम दीदी मुझे भी डांटेंगी। तुम्हें पता है तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या हाल होगा? पता नहीं तुम लोग इतने लापरवाह क्यों हो। बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अब क्या करें, ये सब अपने हाथ की चीज तो है नहीं, जो होना होता है वो हो जाता है। अब क्या कहें तुम लोगों को। अच्छा जाओ। जी नमस्ते। तुम आओ। नमस्ते। नमस्ते, यहाँ आके बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? सरिता। कौन सा महीना? 5वां। कितने बच्चे हैं? 1। अच्छा सरिता, तुम्हारे पेट की अभी जांच होगी, इसलिए तुम बाहर इंतजार करो। जी। अब मैं क्या करूं, जांच करवाऊं या नहीं? रहने दो, मुझे नहीं करवानी है कोई जांच। घर जाती हूँ मैं।
ये लो, अपनी बिटिया को अपना दूध पिलाओ। और हाँ, हर आधे घंटे में अपना दूध पिलाती रहना। हाँ। तो उम्मीद है कि आपने फिल्म ध्यान से देखी होगी। आइए अब हम फिल्म से जुड़े निम्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हर एक मुद्दे पर चर्चा करने हेतु आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या फिल्म में दिखाया गया व्यवहार एवं घटनाएं आपने अपने आसपास होते हुए देखी हैं? क्या आपको लगता है कि महिला घर में काम करे या घर के बाहर, उससे अपेक्षाएं समान ही रहती हैं? जैसे नर्स दीदी का काम अस्पताल में जिम्मेदारी भरा है, पर इससे उनके घर के काम की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आती।
और क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवा लेने आने वाली हर महिला नर्स दीदी की तरह ऐसी ही अपेक्षाओं का शिकार होती है? और यदि हम ये न समझ पाएं, तो वह महिला भय, शर्म या संकोच के कारण बिना सेवा लिए या बिना अपनी बात कहे ही घर चली जाती है, जैसा कि सरिता के साथ छाया VHND सत्र पर हुआ था। चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने चर्चा के दौरान ये माना कि फिल्म में दिखाए गए मुद्दे कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हैं। हम सबने यह भी माना कि सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं स्त्री और पुरुष की अलग अलग भूमिकाओं का निर्धारण करते हैं और उनसे अलग अलग अपेक्षाएं रखते हैं, और ये अपेक्षाएं दोनों पर ही थोपी जाती हैं। जैसा कि अभी हमने इस फिल्म में भी देखा, भले ही नर्स दीदी को काम पर जाने में देर हो रही थी, लेकिन उनको अपने घर के कामों को पूरा करके ही स्वास्थ्य केंद्र जाना था और उन्हें सबकी पसंदगी और नापसंदगी का भी ध्यान रखना था। वहीं उनके पति को सिर्फ बाहर के काम पर ही ध्यान देना था। आज भी महिला और पुरुष को समाज द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही काम करना होता है। आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्यों और जिम्मेदारियों का विभाजन निम्नवत होता है। जैसे महिला घर का सारा काम करे, बच्चों की व परिवार के अन्य सदस्यों की अच्छे से देखभाल करे, मृदुभाषी हो, परिवार में संतुलन बनाए रखे, घर में बिना शिकायत किए खुशी से रहे और घर का मुखिया जो निर्णय ले उसका पालन करें, और इस कारण उसके व्यवसाय या नौकरी को प्राथमिकता नहीं दी जाती, और घर के बाहर काम करने पर भी घर की जिम्मेदारियों को वह ठीक से पूरा करे, यह उम्मीद की जाती है। और वहीं पुरुषों पर घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए उनकी नौकरी या व्यवसाय को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि पुरुषों का संसाधनों पर नियंत्रण होता है, अतः अक्सर घर के महत्वपूर्ण कार्यों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है, जबकि घर के भीतर के कार्यों में वह भागीदारी करें, ऐसा समाज उनसे अपेक्षा नहीं करता। निर्णायक होने के साथ साथ समाज पुरुषों से यह भी अपेक्षा करता है कि परिवार का नियंत्रण उनके हाथों में हो, और इसीलिए समाज उनको आक्रामक और बलवान होने या दिखने पर मजबूर करता है। यानी स्पष्ट है कि समाज की महिलाएं और पुरुषों से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं,
और वे दोनों ही इन अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। इसीलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा समान न होने के कारण महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि महिला को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती, यानी वे घर के बाहर बिना पूछे और अकेले नहीं जा सकती और वे बाहर निकलने के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर होती है। यहाँ तक कि अगर उनको स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए बाहर जाना हो तो भी बिना अनुमति और घर के कामों को निपटाए बिना वे नहीं जा सकती। हालांकि ऐसा हर घर में नहीं होता, पर सामान्य तौर पर समाज की अपेक्षाओं का नकारात्मक असर अभी भी महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। कई बार तो युवा लड़कियों व किशोरियों को घर के बाहर जाने के लिए छोटे भाई को साथ ले जाना पड़ता है और कामकाजी महिलाएं वो तो अक्सर दोहरे बोझ से दबी रहती हैं, जिस कारण वे अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाती। कई बार तो घर और बाहर दोनों की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने पर हताश और कुंठित हो जाती हैं, जिसका असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अक्सर सार्वजनिक संस्थानों पर कार्य करने वाले लोग भी जेंडर आधारित भेदभावों से प्रभावित होकर व्यवहार करते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में रात का शो या तो पुरुष देखते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ महिलाएं। यदि कोई महिला अकेले टिकट ले तो उसके प्रति लोगों का व्यवहार उचित नहीं होता और ऐसे ही व्यवहार का सामना महिलाएं थाना, पब्लिक पार्क, स्वास्थ्य इकाई, बाजार व अन्य सार्वजनिक जगहों पर करती हैं। इसी तरह महिला का रात में किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलना या अकेले रेल या बस का टिकट लेकर यात्रा करना समाज की अपेक्षाओं के विपरीत माना जाता है और लोग उस महिला के बारे में गलत धारणा बनाकर उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते, या फिर कुछ गलत हो रहा हो तो अक्सर लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं और सोचते हैं कि यदि महिला सही होती तो रात में क्यों यात्रा करती, वो भी अकेले। ऐसे ही पुरुषों को भी समाज की अपेक्षाओं के विपरीत जाने पर अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यदि पुरुष भावुक होते हैं या शौक से घर के काम करते हैं या फिर अपनी पत्नी के निर्णयों को मानते हैं तो अक्सर लोग उनका मजाक बनाते हैं। कई बार तो महिलाएं भी घर के पुरुषों को घर का काम नहीं करने देती, यानी महिला और पुरुष दोनों यदि अपनी निर्धारित भूमिकाओं से परे कोई काम करते हैं तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता, जिससे उनमें हीन भावना पैदा होती है और उनका आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। अब शुरू करते हैं अध्याय 2। इसमें हम लिंग और जेंडर को समझकर उन सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को जानेंगे जो लिंग आधारित भेदभाव को उत्पन्न करती और बढ़ावा देती हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं फिल्म शुभारंभ भेदभाव। रमेश जी दीदी, क्या हुआ है? तुम्हारी बिटिया हुई है, ये कुछ सामान लेके आओ। अरे अम्मा, परेशान मत हो, अगले साल पोता जरूर होगा। सुरेन जी दीदी। मिठाई खिलाओ भाई, जुड़वा बच्चे हुए हैं तुम्हें, एक बेटा और एक बेटी। मेरे घर का चिराग आया है बेटा, जाओ सबको मिठाई खिलाओ। मैडम, आप जल्दी से मेरे पोते का मुंह दिखला दीजिए। हाँ हाँ माँ जी, पोते का मुंह भी देखने को मिल जाएगा। दीदी, क्या आपने खुशखबरी दी है? ये लीजिए अपना नेक, और मैं आपके लिए लड्डू लेकर आता हूँ। अम्मा, जरा इनको बुला दीजिए।
बेटा सुरेंद्र तो मिठाई लेने गया है। अम्मा, दोनों बच्चों को दूध पिलाने में दिक्कत हो रही है। तो किसने कहा दोनों को दूध पिलाने के लिए? लाओ, तू बेटे को पूरा दूध पिला और बिटिया को हम देख लेंगे। अम्मा, लेकिन दूध तो दोनों को ही चाहिए ना, दोनों ही बच्चे कमजोर हैं। माँ, मेरे बेटे को मेरी गोद में दो। ला बेटा। अले ले 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 ले, मेला मेला बच्चा। मुआ। सुनिए, एक बात कहनी थी। हाँ, अभी आकर के सुनता हूँ। मैं पहले चाचा को मिठाई देकर आता हूँ। हाँ जा। ले, अब इसे अच्छे से दूध पिला। अम्मा, जरा देर बेटे को तुम पकड़ लो, मुझे बिटिया को दूध पिलाना है। अरे तू बेटे को पूरा दूध पिला, बिटिया को मैं देख लूंगी ना। अरे रो क्यों रही हो? जुड़वा बच्चे हुए हैं तुम्हारे। देखो, बेटा और बेटी आने से सब कितने खुश हैं। दीदी, सिर्फ बेटे के आने से। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अम्मा, हमको लगता है कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? अम्मा, पता नहीं, अभी बाथरूम गए थे तो पेशाब के साथ खून आ रहा था। अरे तुझे माहवारी शुरू हो गई है, कपड़ा लाके दे दूंगी, लगा लेना, और अभी कुछ दिन ऐसे ही रहेगा ये। अम्मा, ये क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं है बिटिया, अब तू बड़ी हो गई है। बड़ी तो मैं पहले से ही थी ना अम्मा। हाँ, लेकिन अब तेरा ब्याह होगा और तू अपने घर को चिराग देगी। अम्मा, अभी मुझे पढ़कर नौकरी करना है, चिराग विराग नहीं देना है। बस, अब जितना लिखना पढ़ना था लिख पढ़ चुकी। एक औरत का जन्म तभी सफल होता है बिटिया, जब वो अपने घर को बेटा दे दे। और खबरदार, जो आज के बाद ये दौड़ी भागी और कूदी फांदी तो, और आज से घर के काम काज सीख, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। अम्मा, ये कौन सी बात हुई? अरे ये क्या कर रही है, छूना मत उसे, नहीं तो खराब हो जाएगा। अम्मा, रोज तो निकालती हूँ। बिटिया, अब हर महीने जब तुम्हें माहवारी आएगी तो कुछ दिन तुम अशुद्ध रहोगी, तब ये सब मत छूना, समझी? क्यों अम्मा, मैं क्यों अशुद्ध रहूंगी? बस, अब ज्यादा सवाल मत कर और मेरी अच्छी बिटिया बन। नीलम, नीलम। हाँ माँ। सो गई थी क्या? नहीं माँ। फिर क्या सोच रही हो? बस सोच रही थी कि अब मैंने बेटा पैदा कर दिया है, मेरा जीवन सफल हो गया है। अम्मा, बिटिया कहाँ है? दे दो, उससे भी दूध पिला दूं। ठीक है वो, तू इसका पूरा ध्यान रख। चलो, इसको दूध पिलाओ।
दुनिया में किसी बच्चे का आना सबसे शुभ होता है, लेकिन इस शुभारंभ के साथ ही हम बेटा और बेटी के आधार पर भेदभाव भी शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप सबने फिल्म देखते समय महसूस किया होगा। तो आइए अब हम निम्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और हाँ, याद रखें, चर्चा के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। तो क्या आपको लगता है जन्म लेते ही समाज लिंग के आधार पर अलग अलग व्यवहार करता है? यानी एक महिला कोख से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक लिंग आधारित भेदभाव का सामना करती है और आवाज उठाने पर चुप करा दी जाती है। जैसे नीलम की माहवारी शुरू होने पर उसके सवाल पूछने पर चुप रहो, अच्छी बिटिया बनो कहकर उसको चुप करा दिया जाना। लिंग आधारित व्यवहार के चलते एक महिला जन्म से ही बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाती है, जैसे नीलम की बेटी जो जन्म लेते ही माँ का दूध पीने के अधिकार से भी वंचित कर दी गई। क्या हम सब सामाजिक दबाव से प्रभावित होकर खुद को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप दिखाना चाहते हैं? जैसे बेटे के जन्म होने पर खुश होना और बेटी के जन्म पर परेशान या दुखी होना, जैसा कि रमेश और सुरेंद्र के केस में हुआ।
क्या अस्पताल में कोई था जो नीलम की मनोस्थिति को समझ पाता? जबकि 9 महीने जिन जुड़वा बच्चों को उसने अपनी कोख में पालकर जन्म दिया, सिर्फ लिंग आधारित भेदभाव के चलते, ना चाहते हुए भी, वह अपने दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पाई और उसके इस दर्द को समझने और उसे सांत्वना देने वाला भी वहां कोई नहीं था। हम सब ने चर्चा के दौरान लिंग और जेंडर 2 शब्दों को सुना। आइए समझते हैं क्या है लिंग और जेंडर। जब जननांगों के आधार पर स्त्री या पुरुष का निर्धारण होता है तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके प्रजनन अंगों के आधार पर उसे लड़का या लड़की कहा जाता है, जबकि प्रजनन तंत्र को छोड़कर अन्य तंत्र लड़के या लड़की की पहचान नहीं बनाते, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र आदि। ये ही लिंग है और यह कुदरती होता है। और जब सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर स्त्री और पुरुष से की जाने वाली अपेक्षाएं और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है तो उसे जेंडर कहते हैं। जैसे जैसे एक लड़का या लड़की बड़े होते हैं, उनसे समाज अलग अलग अपेक्षाएं रखता है और उनके साथ अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे लड़की है तो बाल लंबे हों और लड़का हो तो छोटे। उनके खिलौने भी अलग होते हैं, जैसे लड़की के लिए गुड़िया व लड़के के लिए कार या पिस्टल, और बाद में उनके पहनावे भी निर्धारित किए जाते हैं। जैसे लड़की है तो फ्रॉक और लड़का है तो निकर शर्ट आदि। समाज द्वारा निर्धारित इन मान्यताओं के विपरीत व्यवहार करने पर समाज उसे स्वीकार नहीं करता। यानी कुछ ऐसी सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियां होती हैं जो लैंगिक असमानता को उत्पन्न करती हैं या बढ़ावा देती हैं। जैसे लड़के से वंश चलता है, लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना, लड़कियां तो पराई होती हैं। बेटे को पैदा करने से जन्म सफल होता है, चिता को आग तो बेटा ही देगा। लड़की जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी विवाह कर निपटा दो उतना अच्छा। हमारे समाज में 3 सामाजिक रूढ़ियां ऐसी हैं जो इस असमानता को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं और महिलाओं के जीवन पर नकारात्मक असर डालती हैं। पहला, बेटे की चाहत। हालांकि पहले की अपेक्षा आज समाज की सोच में बहुत बदलाव आया है, पर फिर भी अभी भी काफी परिवारों में बेटे को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे मानते हैं
कि लड़का ही आगे वंश चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कमाकर देगा और पिंडदान करेगा। इसलिए ऐसे परिवारों में अगर लड़कियां हैं तो जब तक लड़का नहीं हो जाता महिला गर्भधारण करती रहती है या उस पर गर्भधारण का दबाव डाला जाता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, या उसका शरीर पुनः गर्भधारण के लिए तैयार हो या ना हो, जिसका दुष्प्रभाव माँ और उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई बार ये माँ या उसके बच्चे की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा को महत्व न देना। जेंडर रूढ़ियों का प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर भी पड़ता है, खासकर किशोरावस्था आने पर, जैसे कि उसके घर से निकलने व लड़कों से बात करने आदि पर रोक लगाना। जेंडर रूढ़ियों का प्रभाव एक लड़की पर सबसे ज्यादा तब पड़ता है जब लड़की होने की वजह से उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, यानी एक ऐसा निर्णय जो उसके पूरे भविष्य को अंधकारमय बना देता है। और तीसरी सामाजिक रूढ़ी है कम उम्र में शादी। जब पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो नतीजा क्या होता है? कम उम्र में शादी। माता पिता को लगता है कि जल्दी शादी हो जाए तो वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, और कम उम्र में शादी का मतलब कम उम्र में गर्भवती हो जाना, क्योंकि सास ससुर को दादा दादी जो बनना है। कोई भी ये नहीं सोचता कि ऐसे निर्णय से उस लड़की और उसके होने वाले बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर कितना खराब असर पड़ता है। और एक सेवा प्रदाता के रूप में हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार भी सामाजिक रूढ़ियों एवं मान्यताओं से प्रभावित होता है। जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा कि कैसे सेवा प्रदाता एवं परिवार के सदस्यों का व्यवहार सामाजिक परंपराओं और सोच से प्रभावित था और वे जाने अनजाने समाज की सोच के विपरीत जाना या दिखना नहीं चाहते थे, और ऐसे में उस भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं। जैसे कि सरिता के तीसरी बार बेटी होने पर सेवा प्रदाता का भी दुखी प्रतीत होना और कहना, अरे अम्मा परेशान ना हो, अगले साल जरूर लड़का होगा। ऐसे ही रमेश के जुड़वा बच्चे होने पर खुश होना और कहना, मिठाई खिलाओ भैया। अक्सर जब स्वास्थ्य इकाई में दो परिवार हों और एक परिवार में बेटा हुआ हो और दूसरे में बेटी, तो बेटे वाले परिवार में जश्न और खुशी का माहौल होता है, जो जाने अनजाने बेटी के परिवार में हीन भावना पैदा करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और परिवार के सदस्यों सबका व्यवहार सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होता है, न कि इस सोच से कि लड़का या लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नीलम की माँ भी सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं से प्रभावित होकर उसके माहवारी शुरू होने पर उसको स्कूल जाने से मना करती। वह अशुद्ध है इसलिए अचार छूने से मना करती है और उसको समझाती हैं कि औरत का जन्म बेटा पैदा करके ही सफल होता है, इसलिए वो अब पढ़ाई छोड़कर घर के काम काज सीखे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक स्वास्थ्य इकाई पर जब महिला लैंगिक असमानता की वजह से अपने स्वास्थ्य अधिकारों और सेवाओं से वंचित हो रही होती है, तब उसको वहां पर सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं होता। एक सेवा प्रदाता के रूप में हमें महिलाओं की इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की इस स्थिति को समझे बिना उसे उचित स्वास्थ्य सेवा मिले यह हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अब तीसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि लिंग आधारित भेदभाव के चलते महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में क्या चुनौतियां या दिक्कतें आती हैं। सत्र की शुरुआत फिल्म के अगले भाग हमारी अनसुनी आवाज से करते हैं। बिटिया को दूध पिलाया? दीदी, अभी दूध पूरा नहीं आ रहा है। पिलाती रहो, आ जाएगा। और कुछ खाओ पियो भी। दीदी, अब मैं और बच्चा नहीं चाहती। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, सोच लो, अपने पति से बात करो और कोई ना कोई साधन अपना लो। क्या हुआ दीदी?
अब तुम दोनों कोई गर्भ निरोधक साधन अपना लो। सरिता भी अब बच्चा नहीं चाहती। अरे 3 बेटियां हैं, खानदान का नाम रोशन करने वाला चिराग अभी कहाँ आया है जो परिवार नियोजन साधन अपना ले। दीदी हम सोचकर बता देंगे। दीदी, अरे सब लोग जल्दी जल्दी शगुन दे दो, खाना लग चुका है। अरे दुलारी बुआ आ रहे हैं। आ जाओ। बिटिया मुंह मीठा कर लो। दूधो नहाओ पूतो फलो। अब बिटिया जल्दी हमको लल्ला का चेहरा दिखा दो। बिल्कुल राम दुलारी बुआ, आपके उन सबके आशीर्वाद से आपकी लल्ला ही होगा। अरे हमारे घर का चिराग होगा, हमारा खानदान आगे बढ़ाएगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा वो। जरूर जरूर। तुम लोग चुप काहे हो गए? गाना चालू रखो। सबने खाना खा लिया? हाँ। तुमने खाया? हाँ। खाना और बचा है? बता नहीं। तुम जाकर खेलो। अरे सरिता, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। दीदी, उर्मिला नर्स कहाँ है? उर्मिला सिस्टर घर गई हैं, बस आती होंगी। उनकी ड्यूटी तो रात की थी ना, वो तो सुबह 8 बजे तक रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लगता है थक गई होंगी, आराम करने लगी होंगी। आराम? हम औरतें काम से लौट के काम पे ही वापस जाते हैं। उनके बेटे का नाश्ता बनाना था, इसलिए आधे घंटे के लिए गई हैं, अभी आ ही रही होंगी। औरत को हर जगह पिसना पड़ता है, घर हो या बाहर। उम्मीद करते हैं कि आप सबने पूरे ध्यान से फिल्म देखी होगी। अब हम निम्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, जो महिलाएं आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं लेने आती हैं, वे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं? 2 मिनट चर्चा करें।
क्या फिल्म में सरिता अपने परिवार के निर्णयों से खुश थी? क्या परिवार के लोगों द्वारा लिए गए निर्णय माँ और शिशु के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखकर लिए गए, या उनके निर्णय सामाजिक रूढ़ियों से प्रभावित थे? 2 मिनट चर्चा करें। क्या हमारे रीति रिवाज और रस्में माँ और शिशु के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए होते हैं, या सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए? 2 मिनट चर्चा करें। तो चर्चा से ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई है कि अक्सर महिलाएं अपने हित से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेना तो दूर, कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। फिल्म में भी सरिता और नीलम को अपने निर्णय लेने की आजादी नहीं थी। जैसे सरिता के ऊपर बेटा पैदा करने का दबाव था और नीलम के ऊपर
अपनी बेटी को दूध ना पिलाने का। यहाँ तक कि जब सरिता परिवार नियोजन की बात करती है तो चुप करा दी जाती है। इसी तरह जब नीलम माहवारी शुरू होने पर माँ द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों का विरोध करती है और सवाल पूछती है तो माँ ये कहकर कि चुप रहो, अच्छी बिटिया ज्यादा सवाल नहीं करती, उसको चुप करा देती है। और उर्मिला कामकाजी महिला होते हुए भी भिंडी बना लूं जब ये पूछती है तो पति द्वारा जोर से बोलकर कि लौकी ही बनेगी, उसको भी चुप करा दिया जाता है। और जब उसको स्वास्थ्य केंद्र जाने में देर हो रही थी तभी पति के ये कहने पर कि मुन्ना को आज तुम स्कूल छोड़ दो, वे मना ही नहीं कर पाती। तो ये बात तो स्पष्ट है कि कई बार महिलाएं अपने हित से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। इसी प्रकार अक्सर परिवार के लोग माँ और शिशु के स्वास्थ्य के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि वे सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे जब सरिता परिवार नियोजन अपनाना चाहती है तो उसकी सास और पति मना कर देते हैं, और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी पहले पति से बात कर लो की सलाह देती है, क्योंकि सरिता की पहले से 2 बेटियां थी और तीसरी संतान भी बेटी हुई थी। इसी प्रकार हम रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करने में कई बार माँ और शिशु के स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि सरिता की गोद भराई की रस्म के दौरान वो भूखी है या वो क्या चाहती है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, बल्कि सब रस्म अदायगी में लगे हुए थे और बेटा हो केवल इस बात की शुभकामनाएं दे रहे थे। अक्सर कई रीति रिवाज और रस्में ऐसी होती हैं जो लिंग आधारित भेदभावों को बढ़ावा देती हैं और ऐसे व्यवहार को सामाजिक रूप से स्वीकृति व सामान्य बना देती हैं। जैसे विवाह के बाद नववधू को दिया जाने वाला आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो, जिसमें बेटा हो ऐसा आशीर्वाद ही दिया जाता है। इसी प्रकार से ऐसे कई लोकगीत भी होते हैं जो बेटे को ही संबोधित करते हैं, और वहीं लड़कियों के लिए ज्यादातर वो लोकगीत हैं जो विवाह, विदाई आदि रस्मों के लिए ही बने होते हैं। शायद ही हम में से कोई किसी गर्भवती महिला को बेटी हो ऐसा आशीर्वाद देने की सोचेगा, भले ही वो बेटा या बेटी में भेदभाव न करता हो, पर परिवार के लोगों को बुरा न लगे ये सोचकर हम उन्हीं रस्मों का पालन करते हैं जो मान्य होती हैं। यानी लिंग आधारित भेदभाव के चलते महिलाएं बहुत सारी दिक्कतों और चुनौतियों का सामना करती हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे माहवारी शुरू होते ही लड़की बड़ी हो गई यह मान लेना और उसे आगे बढ़ने से रोकना, कम उम्र में विवाह व कम उम्र में मां बनने का सामाजिक या पारिवारिक दबाव, औरत को अपने शरीर और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता न होना, महिलाओं को भी अन्य सदस्यों की तरह समय से पौष्टिक भोजन मिलने के रिवाज का न होना, यहाँ तक कि गर्भावस्था या प्रसव के बाद भी उनके भोजन को विशेष प्राथमिकता न देना, महिलाओं की नियमित जांच या सलाह की जरूरतों को गैर जरूरी और समय की बर्बादी समझना, बेटे या पोते की चाहत में महिला के स्वास्थ्य को अनदेखा करते हुए परिवार नियोजन साधन न अपनाने का दबाव बनाना, शिशु स्वास्थ्य के मुद्दे पर मां को अनदेखा कर केवल पिता या अन्य बड़े बुजुर्ग जैसे दादा या दादी आदि के निर्णय को प्राथमिकता देना, महिला का कामकाजी होने पर दोहरी चुनौतियों का सामना करना। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में हमको यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर उनके पास जो महिलाएं आती हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाएं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती, और यदि किसी महिला के परिवार की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी वह गरीब, अल्पसंख्यक या वंचित समुदाय से है, तो उसको दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि महिला शिक्षित नहीं है तो जानकारी के अभाव में वह स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाती है और न ही सही सवाल पूछ पाती है। जैसे रूपा के 3 बच्चे होने पर उसको टोके जाने पर वह कहती है, दीदी ये क्या अपने हाथ में है?
कई बार स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ऐसी महिलाओं से बिना उनकी सहमति लिए स्वयं निर्णय ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इससे सहमति लेने की क्या आवश्यकता है। यदि महिला का घर गांव के बाहरी टोले में है तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच मुश्किल होती है। जैसे फिल्म में सरिता आशा दीदी से कहती है कि गांव के बाहर है घर, क्या वहाँ से VHND आना आसान है। एक सेवा प्रदाता के रूप में एक महिला की इन चुनौतियों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनको समझे बिना एक महिला को सम्मान और गरिमा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाना असंभव है। हम सबको अब यह स्पष्ट हो चुका है कि एक सेवा प्रदाता के रूप में हमारा व्यवहार जेंडर रूढ़ियों एवं मान्यताओं से प्रभावित होता है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र पर जेंडर आधारित मुद्दों को हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं फिल्म का आखिरी भाग, हम ही लाएंगे बदलाव। अब क्या हाल है? ठीक हूँ। ये तो ठीक है। बिटिया कैसी है? जुड़वा बच्चे हुए थे ना इन्हें? जी डॉक्टर, एक बेटा और एक बेटी हुई थी। दोनों ही बहुत कमजोर थे। दोनों को ही माँ के दूध और देखरेख की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ बेटे की देखभाल की, पर बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और तो और माँ ने भी सिर्फ बेटे को अपना दूध पिलाया। शायद इसीलिए इनकी बच्ची 2 दिन में ही खत्म हो गई। पता नहीं कब अकल आएगी इन सबको। पोते और बहू का पूरा ख्याल रखिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहू हमको पोता जो दी है इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इनको तो 48 घंटे हॉस्पिटल में रहना है। डॉक्टर साहब, बहुरिया को शौचालय लेके जा रहे हैं। उस कमरे से बड़ी दूर चल के जाना पड़ता है। हम आज शाम को ही घर ले जाएंगे इसे। अरे कम से कम थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अरे इतना भी दूर क्या है? सभी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और सभी की हालत इनके जैसी है। सुनिए, मैं बाजार से आ रही हूँ, आपसे चेक लेना था। अभी देता हूँ। जी। नर्स, लेडीज वॉशरूम किधर है? इधर से जाके सीधे। अरे कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है। अरे सुनो, तुम मेरे केबिन का वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। ठीक है। सर, शौचालय की दूरी तो दोनों के लिए बराबर है। सुनिए, आप भी मेरे केबिन का वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सबने फिल्म को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जैसा आप जानते हैं कि आपके पास हर पहलू पर चर्चा करने के लिए 2 मिनट हैं। क्या सेवा प्रदाता की सोच या व्यवहार का असर महिला के स्वास्थ्य सेवा के लिए जाने के निर्णय पर पड़ता है? चर्चा हेतु समय 2 मिनट।
क्या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने स्तर पर जेंडर के मुद्दे को संबोधित कर स्वास्थ्य इकाई को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त बनाने में योगदान दे सकते हैं? चर्चा हेतु समय 2 मिनट। हम सब अब यह अच्छे से समझ चुके हैं कि जेंडर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के व्यवहार व महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी आपस में जुड़ी हुई कड़ियां हैं जो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती हैं। यानी कि सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं जेंडर के मानक निर्धारित करती हैं, जैसे कि महिला और पुरुष की क्या भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होंगी। और ये जेंडर मानक सेवा प्रदाता के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से वे कई बार जाने अनजाने स्वास्थ्य सेवा लेने आई महिला के साथ अनुचित व्यवहार कर जाते हैं। और ऐसे में महिला भय, शर्म व संकोच के चलते या तो स्वास्थ्य सेवा लेती ही नहीं या अधूरी सेवा लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से उसको स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। और इस वजह से कभी कभी मां या शिशु की मृत्यु भी होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि फिल्म में सरिता के साथ हुआ जब वह VHND सत्र गई। वहां सेवा प्रदाता द्वारा रूपा की स्थिति को समझे बिना जिस तरह से उसको लापरवाह समझकर सवाल जवाब किया गया, उससे सरिता डर गई और उसको भी सबके सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए उसने 2 बेटियां होने के बावजूद झूठ बोला कि उसकी एक बेटी है और वह बिना सेवा लिए वहां से चली गई और शायद कभी भी वापस VHND नहीं आई, जिसकी वजह से उसको कमजोर बच्चा हुआ और उसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे ही सरिता को परिवार नियोजन अपनाने के लिए और नीलम को अपनी बेटी को स्तनपान कराने के लिए भी सेवा प्रदाता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया, जो कि मां और शिशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी था। यानी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में हमारी सोच और व्यवहार महिला और शिशु के स्वास्थ्य संबंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को जेंडर के मुद्दों को समझना जरूरी होता है, ताकि वह आने वाली महिला की वास्तविक स्थिति को समझ सकें और उस महिला को सही निर्णय लेने में मदद कर सकें। और हमारा ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एक सेवा प्रदाता का जेंडर रूढ़ियों से प्रभावित हुए बिना महिलाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करना उन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे कि महिला खुलकर अपनी बात रखेगी,
और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की बात भी सुनेगी। महिला के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। महिला अनचाहे दबाव से मुक्त होगी और वे ऐसे निर्णय लेगी जो उसके लिए बेहतर और लाभकारी होंगे। यदि परिवार के सदस्य सही व्यवहार न अपनाने के लिए दबाव बना रहे हों, तो सेवा प्रदाता का सहयोग मिलने से महिला सही व्यवहार अपनाने की हिम्मत दिखा सकेगी, जैसे परिवार नियोजन अपनाना या बेटी को स्तनपान कराना आदि। इसके अलावा स्वास्थ्य इकाई पर लिंग आधारित भेदभाव मुक्त माहौल होने पर परिवार के सदस्यों पर भी दबाव पड़ेगा कि वे भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचें। यानी यह स्पष्ट है कि यदि महिला को स्वास्थ्य इकाई, छाया VHND आदि पर लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त माहौल मिले तो वह बेहतर ढंग से अपने निर्णय लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाएगी। यदि सेवा प्रदाता नीचे लिखे 5 व्यवहारों को अपनाएं, तो वे अपने स्वास्थ्य इकाई, छाया VHND या अन्य सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकते हैं। पहला व्यवहार है समानुभूति, यानी महिलाओं की स्थिति और उनके निर्णय लेने की क्षमता को समझने का प्रयास करना। कोई महिला स्वास्थ्य केंद्र पर जिस हालात और स्थिति में पहुंचती है वह अक्सर उसके हाथ में नहीं होता। ऐसे में आप उसकी परिस्थितियों को समझकर उसको सहयोग प्रदान करें ताकि वह किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रह जाए। दूसरा, गैर आलोचनात्मक व्यवहार। महिला की पृष्ठभूमि, यानी वह बड़े घर या बड़ी जाति से हैं या वंचित समुदाय से, पढ़ी लिखी हैं या कम पढ़ी लिखी, इन बातों से प्रभावित हुए बिना उसके स्वास्थ्य हित एवं उसकी आवश्यकताओं को समझकर व्यवहार करना और उसको पूरी जानकारी देना ताकि वह सही निर्णय ले सके। यदि आप उसके हित में कोई निर्णय लें तो उसकी सहमति अवश्य लें। यह न सोचें कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको क्या बताना या उससे क्या पूछना। तीसरा, सम्मानजनक व्यवहार। जेंडर मानकों से परे सभी लाभार्थियों के साथ गरिमा व आदरपूर्ण व्यवहार करें, यानी हर एक महिला के अस्तित्व व व्यक्तित्व को पूरा सम्मान दें। महिला की निजता एवं गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें और कोई भी ऐसे सवाल भीड़ में न पूछें जिसको बताने में एक महिला को झिझक महसूस हो। चौथा व्यवहार, संवेदनशील दैहिक भाषा का होना। जो भी महिला स्वास्थ्य सेवा लेने आ रही है उसका मुस्कुराकर अभिवादन करें, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा काम हो या आप परेशान हो, फिर भी आप अपने हाव भाव सही रखें। जैसे महिला दर्द में है तो उसके हाथ या माथे पर अपना हाथ रखना, महिला को सम्मान के साथ देखना, उसको अनदेखा न करना, उसकी बात ध्यान से सुनना, उसको बैठने के लिए कुर्सी देना आदि। पांचवा व्यवहार, सामाजिक या पारिवारिक दबाव की स्थिति में महिला के साथ खड़े होना और परिवार को परामर्श देना। स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण करने में महिला को सहयोग प्रदान करना ताकि महिला अपनी आवश्यकता एवं अपने स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले, न कि सामाजिक परंपराओं या रूढ़ियों के दबाव में आकर। और यदि परिवार के दबाव में महिला अपने लिए गए निर्णय को लागू न कर पा रही हो तो सेवा प्रदाता उसका साथ दें और उसकी मदद करें ताकि वह उस निर्णय को लागू कर सके। जैसे यदि 2 बेटियों के बाद महिला परिवार नियोजन अपनाना चाहे और घर के लोग मना करें तो सेवा प्रदाता को महिला का सहयोग करना चाहिए और परिवार के सदस्यों से चर्चा कर उनको परामर्श देना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र पर बेटा हो या बेटी, दोनों को समान व्यवहार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सुनिश्चित करना चाहिए। आशा करते हैं कि अब आप सब जेंडर आधारित मुद्दों और उनके महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सके होंगे। आपने ये समझा होगा कि एक महिला को गरिमापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य इकाई और छाया VHND आदि सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करना कितना आवश्यक है। और ऐसा तभी संभव है जब आप आगे आएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं
कि आप आज से ही ऊपर बताए गए 5 व्यवहारों को जरूर अपनाएंगे और अपनी स्वास्थ्य इकाई को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त बनाएंगे। सत्र में सक्रिय भागीदारी हेतु आप सभी को धन्यवाद। थोड़ा ठहरे, थोड़ा सोचे, थोड़ा प्यार दे, थोड़ा सम्मान दे, थोड़ा समझे, थोड़ा समझाए, थोड़ा सा बदलाव लाके थोड़ी सी मुस्कान लाए। बस यही थोड़ी सी उम्मीद, बस यही